अपने भाव को स्पंदित करती हूँ। इस संगोष्ठी के वर्तमान सत्र में अध्यक्षता कर रहे दिलीप जी, मंच पर आसीन अन्य विद्वज्जन, एक बहुत जरूरी किताब लिखने वाले माननीय अपर जिलाधिकारी महोदय, सामने बैठे अपने अपने क्षेत्र के धुरंधर लोग, जिनका मैं नाम लेने में भी संकोच करती हूँ, पूज्य गुरुवर्य अनंत मिश्र महोदय, इस संपूर्ण समारोह के केंद्र दादा, महान शिक्षाविद और अपनी सजगता तथा सटीक टिप्पणियों से आज के समाज और जीवन को हम सबके सामने रखने वाले गिरीश्वर जी, श्रद्धानंद जी, चित्तरंजन जी, प्रभाकर जी, छोटे भाई प्रकाशोदय जी, संचालक महोदय एवं अन्य विद्वज्जन, गोस्वामी तुलसीदास का रामराज, इस पर मैं कुछ बातें करना चाहती हूँ। जो आलेख है वह पत्रिका में प्रकाशित है, बस थोड़ी बातें कहना चाहूँगी और शुरू करना चाहूँगी अपने आसपास के लोगों में बिखरे हुए प्रचलन में आए हुए कथन से कि भाई डर किस बात का है, अपना रामराज है। ऐसा हम सब ने सुना होगा। एक साधारण आदमी कहता है कि अपना रामराज है। अगर राजनीति की भाषा में बोले, अगर शासन की प्रणाली के हिसाब से देखें, तो यह प्रजातंत्र का एक स्वरूप है। और जब हम राजा राम की बात करते हैं, गोस्वामी तुलसीदास द्वारा वर्णित रामराज की बात करते हैं, तो वह एक राजतंत्र है। यह जो क्रम है, यह जो उलट जाना है, यह जो चारों तरफ फैल जाना है, यही रामराज का रहस्य है। देखने में ऐसा लगता है जैसे कोरा आदर्श है, बहुत आगे बहुत दूर, जो व्यवहार में आ ही नहीं सकता, सिर्फ रामचरितमानस में लिखा गया है। लेकिन कैसे वह आता है, इसी के बारे में एक दो बातें करना चाहूंगी। गोस्वामी तुलसीदास ने रामराज का वर्णन मानस के अंतिम सोपान उत्तरकांड में किया है, और इस वर्णन के बाद एक दो घटनाएं घटती हैं घटना के तौर पर, जिसमें एक मुख्य घटना है राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के पुत्रों का जन्म। उसके बाद तो गोस्वामी तुलसीदास अपनी कथा को समेटते ही है, उसी क्रम में रामराज का वर्णन भी है। इसके पहले अयोध्या कांड में जब भगवान राम चित्रकूट की सभा में अपनी चरण पादुका सौंपते हैं भरत को, उस समय प्रसंग आता है कि भरत किसी भी तरह मानते नहीं कि मैं वापस जाकर अयोध्या में राज्य करूंगा। राम उन्हें मनाते हैं कई तरह से, अनेक तरह से। अंत में वो कहते हैं कि देखो, अयोध्या जाओ और गुरु, माता और संजीव से जो तुम्हें शिक्षाएं प्राप्त होती हैं, उन शिक्षाओं को ग्रहण करके विवेक के साथ प्रजा का पालन करो। चौपाई है, लेकिन मैं वाचन उसका नहीं करना चाहूंगी क्योंकि समय ही जाएगा। रामचरितमानस में रामराज का जो आधार है, वो वस्तुतः यही स्पष्ट होता है जो राम अपने भाई भरत से कहते हैं कि जाओ प्रजा का पालन करो।
कर्तव्य है प्रजा का पालन करना। अब ये प्रश्न उठता है कि कैसे प्रजा का पालन किस तरह हो? तो राम कहते हैं कि गुरु से, माता से और सचिव से जो तुम्हें शिक्षा प्राप्त हुई है या होगी, उसके अनुसार तुम प्रजा का पालन करना। कहा जा सकता है कि एक सीधे तौर पर कहा जाए तो कहा जाएगा कि जो तुम्हें सलाह देने वाले लोग हैं, जो तुम्हारा एक बौद्धिक वर्ग कहा जाए या परंपरा से प्राप्त शिक्षा कहा जाए, उसकी शिक्षा मानना, उसके विरोध में जाकर कोई काम मत करना, यह राजतंत्र है। लेकिन इस राजतंत्र में भी राम कहते हैं राजा होने वाले व्यक्ति भाई वर्ग से कि देखो, अपने मन की मर्जी मत करना, तुम इन पक्षों पर ध्यान देना। और सबसे जो केंद्र कहा जा सकता है राम राज्य का, जो मर्म कहा जा सकता है राम राज्य का, उसके लिए राम कहते हैं कि विवेक सम्मत तुम्हारी व्यवस्था होनी चाहिए। तुलसीदास ने रामचरितमानस में रामराज का जो वर्णन किया है, जो राम राज्य होता है, जो व्यवहार में आता है, उसका भी मूल यह विवेक ही है। विवेक के आधार पर ही राजा राम अपनी राज्य व्यवस्था कायम करते हैं। जहां वर्णन शुरू होता है वहां तुलसीदास लिखते हैं कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काम ही नहीं व्यापा। हर तरह का ताप खत्म हो गया और राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका। यहीं से शुरुआत होती है कि राम राजा बन गए, तीनों लोक में शोक चले गए, हर्ष आ गया। राज्य स्थापन के बाद जो घटना घटित हुई वह यह कि सारे शोक चले गए और हर्ष आ गया। तो विश्लेषण में जाने की जरूरत नहीं, हम समझ सकते हैं कि जितनी ऋणात्मक प्रवृत्तियां थी वे सारी ऋणात्मक प्रवृत्तियां गर्द हो गई, चली गई और चारों तरफ प्रसन्नता आ गई, चारों तरफ हर्ष का एक वातावरण छा गया। फिर आगे ये बात आती है कि दैविक दैविक भौतिकता का राम राज्य काम ही नहीं व्यापा। और इसके भी आगे जब राम राज्य का वर्णन होता है तो एक जगह तुलसीदास लिखते हैं कि ऐसा सुख है प्रजा में और प्रजा ऐसी है कि भव का बंधन भी टूट गया। ऐसा लगता है जैसे सारे समाज के लोग कर्म बंधन से मुक्त हो गए। जिस शिक्षा को स्पष्ट करने के लिए पृष्ठ पर पृष्ठ लिखे गए हैं, कहा जा रहा है कि दैनिक दैविक भौतिकता पर छोड़ दीजिए, आदमी इतना सुखी है, इतना शांति से व्यवस्था चल रही है कि मनुष्य अपने कर्म के बंधनों से भी छूट गया है, उसे किसी भी प्रकार का दुख नहीं है। क्यों? क्योंकि राम के प्रताप से समस्त प्रजा विषमता को खोकर आपस में प्रेम भाव से बंधी हुई है। इस चौपाई में मैं किसी भी चौपाई का वाचन नहीं कर रही हूँ क्योंकि सबका जाना पहचाना है ये प्रसंग। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि उस समाज में दो बातें, एक बात यह है कि सबने अपनी विषमता खो दी है और दूसरी बात है कि सभी आपस में परस्पर प्रीति से जुड़े हुए हैं और स्वधर्म का पालन करते हैं। आज के समाज में या आज की राजनीति में यह एक बड़ा प्रचलित मुहावरा है कि असमानता का अंत होना ही चाहिए, समानता का अधिकार सबको मिलना ही चाहिए। जरूरी है, अच्छी बात है, लेकिन व्यक्ति की या किसी भी जड़ चेतन किसी भी
तत्व से हम उसकी विशिष्टता को नहीं हटा सकते। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि राम राज्य में उस विषमता को, उस विशिष्टता को सुरक्षित रखते हुए परस्पर प्रीति है, प्रेम है। प्रेम या आपस का भाईचारा कब होगा? जब असंतोष नहीं होगा। असंतोष कब नहीं होगा? जब जहां जितना जो चाहिए उतना प्राप्त होगा तब। अर्थात एक समान दृष्टि से जिसको जब जैसी आवश्यकता हो उस तरह का भरण पोषण जब प्रजा का किया जाएगा, उसी समाज में परस्पर प्रीति हो सकती है और उसी समाज के लोग स्वधर्म में निरत हो सकते हैं, अपने अपने धर्म में लग सकते हैं। लंका कांड में जब राम और रावण दोनों आमने सामने होते हैं युद्ध के लिए, तो विभीषण को चिंता होती है, घबराहट होती है कि उतने बढ़कर रथ पर आरूढ़ रावण और बिना रथ के राम, युद्ध होगा कैसे, विजय मिलेगी कैसे? तो राम वहां विभीषण को सांत्वना देते हैं कि मेरा रथ धर्म का रथ है। एक लंबा प्रसंग वो आता है जिसमें रूपक के माध्यम से वे विभीषण की चिंता को दूर करते हैं। ये सारी गुण, ये सारी बातें जिनको राम स्वयं बताते हैं, यही राम राज्य की सफलता का, समानता का, अर्थ का सार। जैसे राम ने भरत को समझाते हुए कहा था कि विवेक ही राजधर्म का सार है, विवेक को छोड़कर राज्य नहीं किया जा सकता, वैसे ही इन गुणों को राम अपने भाई के सामने समझा रहे। रावण के ये विभीषण से कहते हैं कि ये गुण मेरे भीतर है और इन्हीं गुणों के आधार पर राम का प्रताप राज्य करता है और राम राज्य का एक सुंदर माहौल सामने आता है। गोस्वामी तुलसीदास ने राम राज्य के वर्णन में जीवन के लगभग हर पक्ष का वर्णन किया है, वैभव का, संपदा का, शांति का। ऐसा लगता है जैसे आज के मंत्रिमंडल के विभिन्न विभाग इतने सुंदर राम राज्य को देखकर यह बात कही जाती है कि यह पूरी तरह अव्यावहारिक राज्य है। ऐसे आदर्श पूर्ण राज्य की स्थापना हो ही नहीं सकती। महात्मा गांधी ने राम राज्य के मूल को या राम राज्य की सार्थकता को समझा था और इसीलिए स्वतंत्रता के बाद राम राज्य पर आधारित स्वराज्य की कल्पना गांधी जी ने की थी। किंतु विसंगति है हमारे आज के भारत की कि वह व्यवहार में, कार्य रूप में नहीं आ पाया। लेकिन एक नई पुस्तक आई है, सूफी का संसार, एक पाश्चात्य विद्वान के द्वारा लिखी गई है और कहा जा रहा है उसमें जो पाश्चात्य विचार परंपरा है उस सबका साथ प्रस्तुत किया गया है। उसमें उसका लेखक दो बातें कहता है, एक पारस्परिकता का सिद्धांत और दूसरा कर्तव्य बोध। स्पष्ट रूप से इन दोनों बातों की चर्चा की है। मैंने अपने आलेख में वो पंक्तियां भी कोट की हैं और वो मानता है लेखक कि आज वह समय आ गया है कि अगर हमने पारस्परिकता के सिद्धांत को नहीं अपनाया, अगर हम परस्पर सहयोग के साथ सहजीवन की कल्पना नहीं करते, तो निश्चित रूप से हम विनाश की कगार पर हैं। हमारे विनाश को कोई रोक नहीं सकता। पूरे लोक की बात, जैसे जड़ चेतन, राम राज्य में इसकी भी चर्चा हुई है कि सिर्फ चेतन ही नहीं, जड़ भी बहुत सुखी है। वनस्पतियां समय से पानी देती हैं, वनस्पतियां समय से फूल देती हैं, और ये मधुमक्खियां शहद टपका देती हैं। पूरा विस्तार से वर्णन किया गया है। वो पूरे लोक की बात है कि समूचा लोक सुखी है। पाश्चात्य सूफी का संसार में लेखक ये कहता है कि अधिकारों का शोर बहुत मचाया गया। अधिकारों के शोर मचाने से हमारा यह वर्तमान समाज, हमारी यह सृष्टि नहीं बचेगी। हमारी इस सृष्टि को अगर बचाना है तो हमें कर्तव्य बोध की बात करनी होगी
गति में आने वाली पीढ़ी के लिए हमारे क्या कर्तव्य हैं। अब यह लोगों को लग रहा है कि राम राज्य वस्तुतः जीवन में उतारने की चीज है, क्योंकि राम राज्य में यही दो बातें मुख्य रूप से कही गई हैं, परस्पर प्रीति और स्वधर्म निरत, अपने अपने धर्म में अपने अपने कर्तव्य में लगे रहना। अंत में एक प्रसंग और कहूंगी कि राजा बनने के पहले राम का जो आचरण है, उस आचरण को देखकर उनके पिता खुश होते हैं, और राजा बनने के बाद राम का जो आचरण है, उस आचरण को देखकर माता कौशल्या खुश होती है। राम कहीं भी बदले नहीं, जैसा राजा बनने के पहले थे वैसा ही राजा बनने के बाद है। अंत में एक प्रसंग गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं कि एक दिन राम ने सबको बुलाया, वशिष्ठ को बुलाया, अपने सचिव को बुलाया, माता को बुलाया और पूरी प्रजा को बुलाया। सबको बुलाने के बाद वे कहते हैं कि देखो, मैं अनीति की बात नहीं करता, लेकिन फिर भी जैसा तुम्हारे मन में आए वैसा करता। राम ने कहा कि मैं अनीति की बात नहीं करता, फिर भी जो तुम्हारे मन में आए वैसा ही करता। एक राजा कह रहा है सभा में, जिसमें बौद्धिक वर्ग भी उपस्थित है, मंत्रिमंडल के लोग भी उपस्थित हैं और प्रजा भी उपस्थित है, तुम्हारे मन में जो आए वही करना। नीतिपूर्ण ऐसा व्यवहार कौन करेगा जो विवेकवान होगा। लेकिन राम अपनी तरफ से स्पष्ट करते हैं कि यह हमारा शासन मुक्त शासन है। आज के समय में आचार्य विनोबा भावे ने ऐसी ही कल्पना की थी, शासन मुक्त शासन। तो यह राम राज्य शासन मुक्त शासन है, जहां राम के व्यक्तित्व के प्रताप से जड़ और जंगम सब अपने कर्म में निरत हैं, सब अपने कर्तव्य बोझ पर चलते हैं, सब विवेक के साथ अपना आचरण करते हैं। और इसीलिए कहा गया कि भाई अब तो अपना राम राज्य है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।